हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में स्टडी करने वाले हैं। राइट, डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, तो डीएनए जो होता है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जबकि आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है इन केस ऑफ सम वायरसेस एंड मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर आरएनए, दैट इज योर एमआरएनए। ओके, सो आगे बात करते हैं हम लोग। अगर तो डीएनए की बात करी जाए तो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डीएनए की जो लेंथ होती है वो डिफाइन की जाती है एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात की जाए अगर कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, तो बैक्टीरियोफाज के अंदर दैट इज 5174 के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफाज लाम्डा के अंदर 48502 बेस पेयर्स हैं, जबकि ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स अवेलेबल हैं। राइट, ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। राइट, और अगर आपको डिप्लॉयड कंटेंट की बात करनी है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। राइट, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। राइट, और साथ ही साथ एक होता है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपने देखा कि आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 प्यूरिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आपके पास आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 चीजें हैं, दैट इज साइटोसिन, यूरासिल एज वेल एज थाइमीन। साइटोसिन की अगर बात करें तो ये दोनों में ही कॉमन है डीएनए और आरएनए के अंदर। राइट, थाइमीन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए, जबकि यूरासिल जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं 3-5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू। ठीक है, जिस वजह से डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिंकेज याद रखनी है। लिंकेज कैसी होती है? फॉस्फोडाइस्टर बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। राइट, बैकबोन की बात करी जाए अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, तो वो मिलके बनती है ड्यू टू दी शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं टू दी शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम दी बैकबोन। राइट, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएनए के अंदर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट दी 2' पोजीशन ऑफ दी राइबोज। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साथ ही साथ आरएनए के अंदर यूरासिल भी पाया जाता है, किसकी जगह? एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है, जिसे बोला जाता है 5-मेथाइल यूरासिल। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, एंड जिसका नाम होता है थाइमीन। तो दैट मीन्स कि थाइमीन का दूसरा नाम क्या है? थाइमीन का दूसरा नाम है 5-मेथाइल यूरासिल। काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, थाइमीन इज ऑल्सो नोन एज 5-मेथाइल यूरासिल। राइट, अब हम लोग बात करते हैं तो इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे क्या किया था? उन्होंने एक बहुत सिंपल और फेमस डबल हेलिकल मॉडल प्रेजेंट किया था फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने इन 1953। किस पे बेसिस था? ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन। किसका मॉडल था? डबल हेलिक्स मॉडल था फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। राइट, अब हम लोग अगर साइलेंट फीचर्स की बात करें, कुछ फीचर्स की बात करें फॉर दी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो उनके फीचर्स कुछ इस तरीके थे कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होनी चाहिए, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट। ठीक है, शुगर फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए बैकबोन में, एंड द बेस प्रोजेक्ट्स इनसाइड, और बेसिस जो होते हैं वो इनसाइड में होने चाहिए।
ठीक है। जो दो चेन्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए, एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होनी चाहिए। मींस कि अगर एक चेन 5' to 3' है तो दूसरी चेन किस तरीके से होगी, 3' to 5', राइट। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होनी चाहिए, दूसरी दोनों की पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होनी चाहिए। बेसेस इन दी स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो बेसेस होंगे स्ट्रैंड्स के बीच में, जो अंदर की साइड बेसेस होंगे वो आपस में कैसी बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद दी थाइमीन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एडेनिन जो होगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, थाइमीन के साथ। जबकि उल्टा हो जाएगा, जो ग्वानिन होगा वो किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ। कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वानिन इज बॉन्डेड विद द साइटोसिन विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्यूरिन के सामने हमेशा दूसरा पिरिमिडीन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट। फोर्थ फीचर की अगर हम बात करें तो जो दो चेन्स होंगी वो कॉइल्ड होंगी इनटू दी राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। पिच जो होगी हेलिक्स की दैट विल बी अराउंड 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, ठीक है। हर कितने, एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होंगे, 10, राइट। तो अब आप देख सकते हो ये आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो राइट हैंडेड है ये डीएनए, राइट। पोलैरिटी कैसी है, एंटी पोलैरिटी प्रेजेंट है। अगर ये वाला स्ट्रैंड 5' to 3' है तो ये वाला किस तरीके से होगा, 3' to 5', ठीक है। टर्न होके आ रहा है आपके पास। इसके अलावा बीच में क्या पाए जाएंगे, बेस पेयर्स, ओके। प्यूरिन जो होगा एग्जैक्टली इसके सामने क्या होगा, एक पिरिमिडीन, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको याद रखने हैं, कौन सा बेस पेयर किस बेस पेयर के साथ, कौन सा बेस किस बेस के साथ पेयरिंग करेगा, राइट। इसके अलावा पिच आपको बता दी है, ओके। जो डिस्टेंस होंगी बिटवीन दी बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली कितनी, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन ऑफ बेस पेयर स्टैक्स ओवर दी अदर इन दी डबल हेलिक्स, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट दी सेंट्रल डोग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, अल्टीमेटली प्रोटीन। दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। किसने दिया था, क्रिक ने प्रपोज किया था द सेंट्रल डोग्मा इन दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर क्या बताया गया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन के थ्रू इस तरीके से फ्लो करती है, राइट। तो सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने, राइट। डीएनए से डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ वायरसेस के अंदर ये जो फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, दैट इज इन दी रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि आरएनए से डीएनए बनना, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि पैकेजिंग किस तरीके से होगी डीएनए हेलिक्स की, राइट। सो सबसे पहले जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। दैट मीन्स 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁹, ठीक है। अब ये जो लेंथ है डीएनए डबल हेलिक्स की, ये टिपिकल मैमिलियन सेल की अगर कैलकुलेट की जाए तो किस तरीके से करोगे आप कैलकुलेट, कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दैट मीन्स बेस पेयर कितने हो गए, डिप्लॉयड कंडीशन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, मल्टीप्लाई कर दो किससे, आपकी डिस्टेंस से। डिस्टेंस कितनी थी, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। जैसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास जो डीएनए की लेंथ आएगी दैट विल बी अराउंड 2.2 मीटर्स, ठीक है। अब इतने बड़े डीएनए को आपको सिंपल छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रैप अप करना है, तो किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, though there is no defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with the some protein that have the positive charge in the region known as nucleoid. तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है, या आप बात करें तो डीएनए तो यूनिवर्सली नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए इतना बड़ा है तो वो अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज के अराउंड रैप अप कर लेता है ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोइड के अंदर
अच्छे से एडजस्ट हो पाए। ठीक है, डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्जर ग्रुप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन। अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर ये जो प्रोसेस है, जो रैप अप की प्रोसेस है, रैपिंग अप की प्रोसेस है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यूकैरियोट्स के अंदर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर व्हाट? हिस्टोन्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, राइट। हिस्टोन कैसे होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड्स जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं, दे आर लाइसिन एंड एरिजिनिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों ही जो अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन एंड एरिजिनिन, ये कैरी करते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब इन हिस्टोन प्रोटीन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अपने आप को रैप अप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हिस्टोन्स जो होते हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, जिसे आप बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ऑक्टामर का मतलब क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे हिस्टोन कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए अपने आप को रैप कर लेता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो होता है इट constitute the repeating units of structure in which the nucleus called the chromatin threads are like the strange color body seen in the nucleus. Okay, the beads on string structure in the chromatin is packed to form a chromatin fiber that are further coiled and condensed at the metaphase stage of the cell division to form the chromosome. और मेटाफेज स्ट्रक्चर स्टेज पे जाके कौन सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है? क्रोमोसोम का। ये जो पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन की, इसके अंदर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली नाम देते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHCs प्रोटीन्स। ठीक है, एक टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन होते हैं क्रोमैटिन के अंदर जहां पे आपको लाइट स्टेन्ड पार्टिकल्स दिखेंगे, जिन्हें आप नाम देते हैं यूक्रोमैटिन। ठीक है, और कुछ मोर डेंसली पैक्ड स्टेन्स, डार्क स्टेन्स होंगे, जिन्हें आप नाम देते हैं हीट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो यूक्रोमैटिन जो होते हैं दे आर एक्टिव क्रोमैटिन, जबकि हीट्रोक्रोमैटिन जो है, हीट्रोक्रोमैटिन मतलब जो आपके पास डार्क स्टेन्स हैं वो कैसे हैं? इनएक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? इन द ईयर 1928 बाय द ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ ने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था? विद दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज करता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, एक एस स्ट्रेन नाम दिया और दूसरे को नाम दिया आर स्ट्रेन। ठीक है, तो क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो थी, नीमोकोकस आप इसे बोल सकते हैं, बैक्टीरिया को जो कि निमोनिया कॉज कर रहा है, उसे एक कल्चर प्लेट पे ग्रोथ कराई। ठीक है, उसकी ग्रोथ कराई। कुछ ने स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाई, जबकि कुछ ने रफ कॉलोनीज बनाई। ठीक है, स्मूथ कॉलोनीज का मतलब क्या हुआ? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे उनके पास म्यूकस था, पॉलीसैकेराइड कोटिंग थी, जबकि आर स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या लिया? माइस लिया। ठीक है, एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने पाया कि माइस जो था वो मर चुका था। ठीक है, आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को जैसे ही माइस के अंदर डाला तो माइस लाइव था। दैट मीन्स एस स्ट्रेन जो था वो कैसा था? आपके पास वायरुलेंट। ठीक है, मतलब कि एस स्ट्रेन के थ्रू माइस की डेथ हो रही थी, जबकि आर स्ट्रेन जो था वो कैसा था? नॉन वायरुलेंट। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि वापस से एस स्ट्रेन हीट किल्ड के साथ डाला। ठीक है, वायरुलेंट स्ट्रेन हीट किल करके डाला और फिर से माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया तो माइस कैसा था? यहाँ पे लाइव। फिर उन्होंने 4th एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एस स्ट्रेन लिया हीट किल्ड और साथ ही साथ आर स्ट्रेन लिया जो कि लाइव था। फिर उसे जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस जो था वो मर चुका था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एस killed S strain and enable the R strain to synthesize a small polysaccharide coat and become the virulent। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उन्होंने ये चीज बताई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये किसने दिया था? ये दिया था 3 साइंटिस्ट ने, एवरी, मैक्लियॉड एंड मैकार्टी। ठीक है,
इन्होंने क्या किया कि जब जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन, इनके अकॉर्डिंग जेनेटिक मटेरियल जो था दैट वाज अ प्रोटीन। इन्होंने क्या किया, प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन डीएनए आरएनए लिए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स, ठीक है, हीट किल्ड एस सेल से इन्होंने प्रोटीन डीएनए आरएनए लिए, ठीक है। फिर टू सी विच वन को ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू दी एस सेल, कि इनमें से कौन सा आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम दी एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम दी ट्रांसफॉर्म्ड, ये इनका कंक्लूजन था। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस, ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं उन्हें नाम दिया गया प्रोटीएज। एंड दी आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को आप नाम क्या देंगे, आरएनएज। एंड डिड नॉट अफेक्ट दी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में ना ही आरएनएज ने कुछ काम किया ना ही प्रोटीएज ने काम किया। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, जो चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो ना ही प्रोटीन है ना ही आरएनए है। फिर उन्होंने क्या किया कि डाइजेशन कराया विद द डीएनएज। व्हाट इज डीएनएज, ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को रप्चर करेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, सजेस्टिंग दैट द डीएनए जो था वही ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ओके। अब दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, अब जो अनइक्विवोकल प्रूफ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है वो किसने दिया, हार्शे एंड चेज ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कौन से ईयर में दिया, इन दी 1952, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिए थे, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। बैक्टीरियोफेज को अटैच किया बैक्टीरिया के अंदर और जेनेटिक मटेरियल देखा कि जो था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स, ठीक है। हार्शे एंड चेज वर्कड ऑन द डिस्कवर whether it was protein or the DNA from the virus that enters the bacteria। तो हार्शे और चेज ने क्या किया, उन्होंने देखा कि प्रोटीन है, डीएनए है, क्या है ऐसा जो कि वायरसेस से बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ वायरसेस को मीडियम के अंदर ग्रोथ कराया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया था, एंड सम अदर ऑन द मीडियम दैट कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। कुछ को ग्रो कराया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम के अंदर, कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम के अंदर, राइट। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है, बट नॉट द रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों, क्योंकि डीएनए जो था उसके अंदर फॉस्फोरस था लेकिन प्रोटीन नहीं था। सिमिलरली वायरसेस को ग्रो कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर, तो वहां पे क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन दी सल्फर, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव फाजेस जो थे उनको अलाउ किया गया कि वो इकोलाई बैक्टीरिया के साथ अटैच कर जाए, ठीक है। जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, जो वायरल कोट था वो रिमूव करा फ्रॉम द वायरल कोट वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एजिटेटिंग देम इन द ब्लेंडर, ब्लेंडर के अंदर उन्हें एजिटेट कराया गया तो वायरल का जो कोट था वो रिमूव हो गया। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन द सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू वायरस जो पार्टिकल थे उन्हें सेपरेट करा गया बैक्टीरिया से, राइट। अब जो बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैज रेडियोएक्टिव डीएनए वर द रेडियोएक्टिव, इंडिकेटेड दैट द डीएनए वॉज द मटेरियल दैट पासिस फ्रॉम द बैक्टीरिया टू वायरस टू द बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया थे जो कि इन्फेक्ट हो रहे थे वायरसेस के थ्रू, उनके पास क्या था, रेडियोएक्टिव डीएनए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि देयरफॉर डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि वायरसेस से बैक्टीरिया की तरफ मूव कर रहा है, राइट। आप देख सकते हैं 3 स्टेजेस के अंदर यहाँ पे हो रहा है हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, देन ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और यहाँ पे आपने देखा कि रेडियो एक्टिव यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है सुपरनेट्रेंट के अंदर, जबकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है। कौन से मीडियम के अंदर, यहाँ पे नो रेडियो एक्टिव S35 रेडियो एक्टिव यहाँ पे लिया, डिटेक्टेड इन दी सेल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए और आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये तो हमने शुरुआत में देख लिया कि डीएनए तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जबकि आरएनए जो है वो कुछ ही वायरसेस के अंदर पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी है, वो किस वजह से एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहे हैं। तो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टबैको मोज़ैक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज,
ये आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आरएनए कहाँ पे एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल अगर जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो उसके पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होना चाहिए। तो नंबर 1 इज इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है तो वो अपनी रेप्लिका जनरेट करना चाहिए। ठीक है, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, और उसके अंदर स्लो चेंजेस जिन्हें आप बोलते हैं म्यूटेशंस का भी स्कोप होना चाहिए। इसके अलावा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे इन दी फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, राइट। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अब कि आरएनए जो है, आरएनए और डीएनए के अंदर कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो जो 2H ग्रुप होता है present at every nucleotide in the RNA is a radioactive group and makes the RNA liable and easily degradable। मतलब क्या कि जो RNA होता है उसके अंदर जो 2H ग्रुप प्रेजेंट होता है, 2' पोजीशन पे OH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, वो RNA को कैसा बना देता है, रिएक्टिव ग्रुप, जिसकी वजह से RNA जो होता है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, इस वजह से RNA जो होता है वो उसे आप कैटालाइटिक नेचर का भी बोलते हो, इसीलिए RNA आपका रिएक्टिव भी होता है। तो आरएनए को रिएक्टिव कौन बनाता है, आरएनए को रिएक्टिव बनाता है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट दी 2' पोजीशन। ठीक है, इसीलिए डीएनए जो होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और आपका आरएनए केमिकली हाई रिएक्टिव होता है। ठीक है, अगर कोई चीज केमिकली लेस रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी मींस ज्यादा है, तो इस वजह से डीएनए जो है वो ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल सर्व करता है देन आरएनए। ओके, दूसरा रीजन देखा जाए तो जो प्रेजेंस होती है थाइमीन की एट प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्फर्स द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, अब अगर हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो दोनों ही म्यूटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट मीन्स कि दोनों के अंदर ही म्यूटेशन होने की टेंडेंसी है। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट द फास्टर रेट। ठीक है, तो आरएनए जो होता है वो ज्यादा फास्टर रेट पे म्यूटेशन शो करता है, ओके, जबकि डीएनए ऐसा नहीं करता। RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the characters। ठीक है, DNA जो होता है जबकि वो डिपेंड करता है RNA for the synthesis of protein। ठीक है, ये चीज आप सेंट्रल डोग्मा में देखेंगे। RNA वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो RNA जो था दैट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल इज DNA, जबकि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट, RNA। यहां से भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव, हैंस द अनस्टेबल, ये आप देख चुके हैं। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फर्दर असिस्ट द चेंज बाय द इवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप चैप्टर आपको, अभी आधा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also। Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं in case if you have any sort of query। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।